नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर एक करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं, जिसमें दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज कवर किए जाएंगे। अगर आप इन टॉपिक से संबंधित डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे डेली करंट अफेयर्स को रिफ़र कर सकते हैं। तो चलिए अपने एमसीक्यू करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करते हुए किस यूरोपीय देश द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सर्बिया। अभी हाल ही में सर्बिया के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करते हुए एक डाक टिकट जारी किया गया है। आप ये इमेज में डाक टिकट देख सकते हैं जो सर्बिया के द्वारा जारी किया गया है। अगर बात सर्बिया की करें तो सर्बिया यूरोप के दक्षिण पूर्व में अवस्थित एक स्थलबद्ध देश है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की राजधानी बेलग्रेड है, जो सावा और डेन्यूब नदियों के संगम पर अवस्थित है। इसी मैप का, ये जो आप ऊपर मैप देख रहे हैं, इसी मैप का नीचे एनलार्ज मैप दिया गया है। इस एनलार्ज मैप से आपको केवल इतना याद रखना है कि सर्बिया में बाल्कन पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बाल्कन पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिए। और सर्बिया यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप पर अवस्थित है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इतना, इसे बाल्कन प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के पूरब में यहाँ पर बाल्कन पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। उसी पर्वत श्रृंखला के नाम पर इस प्रायद्वीप का नाम बाल्कन प्रायद्वीप है, और इसी बाल्कन प्रायद्वीप का एक स्थलबद्ध देश है सर्बिया। तो यहाँ से ये फैक्ट याद रखिएगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए सर्बिया के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर कुछ बुक्स दी गई हैं और उन बुक्स के राइटर दिए गए हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ख्वाब शराब। मोहम्मद शेख यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ये गलत है। ख्वाब शराब के रचनाकार गुलाम मोहम्मद शेख नहीं हैं, इसके रचनाकार अनीस अशफाक हैं। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, अनीस अशफाक ख्वाब शराब के रचनाकार हैं। और अगर ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड की बात करें तो ये इंग्लिश में अनुराधा रॉय की पुस्तक है। तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण की पुस्तक, और दीप मणिक्यम जनार्दन प्रसाद पांडे की रचना है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। अगर साहित्य अकादमी की बात करें तो हिंदी के क्षेत्र में हम लोग देख लेते हैं कि ये पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था। इसके लिए आप माखनलाल चतुर्वेदी को याद रखिए। इनकी रचना हिम तरंगिनी को 1955 में पहली बार हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसी प्रकार अगर महिला प्राप्तकर्ता की बात करें तो हिंदी के लिए पहली बार जिंदगी नामा एक जिंदा रुख के लिए 1980 में कृष्णा सोबती को ये पुरस्कार दिया गया था। तो आपको कृष्णा सोबती का नाम याद रखना है और माखन चतुर्वेदी का नाम याद रखना है। इन दोनों की रचनाएं याद रखनी है कि हिंदी के लिए प्रथम पुरस्कृत पुस्तक साहित्य अकादमी के लिए कौन सी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के जोका में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उन्हें नहीं बोल रहा हूँ, इससे हमारा समय बचेगा। आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधे आंसर को ही बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जिससे हमारा कुछ समय बच सके। राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान की अगर बात करें तो इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन रखा गया है, और कोलकाता के जोका में प्रधानमंत्री द्वारा इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि पेयजल गुणवत्ता पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी कोलकाता में ही किया गया है। बात कोलकाता की हुई है तो पश्चिम बंगाल की संदकफू चोटी को याद रखिए। ये पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, एग्जामिनेशंस में काम आएगा। अपने चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको बताना है कि भारतीय खाद्य
सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को अभी हाल ही में FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है FSSAI के द्वारा। बात अगर FSSAI की करें तो इससे संबंधित आपको 2-4 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। सबसे पहली बात ये कि ये भारत में खाद्य सुरक्षा के मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए नियमों का निर्धारण करता है। ये एक सांविधिक निकाय है अर्थात ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जिनका निर्माण भारत की संसद के किसी अधिनियम के जरिए किया जाता है। अगर FSSAI के संदर्भ में देखें तो इसका निर्माण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत किया गया है और इसका गठन 5 सितंबर 2008 को किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अपने 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे जग मिशन का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। जग मिशन का संबंध उड़ीसा राज्य से है। यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा का यह मिशन जग मिशन, जिसे आप इंग्लिश में जागा मिशन के रूप में भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जागा मिशन। इसे वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है और ये उड़ीसा सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य है 2023 के अंत तक उड़ीसा को भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने का। तो आपको जागा मिशन से संबंधित ये फैक्ट याद रखने हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा भूमि पट्टा सुरक्षा और स्लम उन्नयन कार्यक्रम है जिसे हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहां पर केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के नागपुर में 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन लें तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के द्वारा हर साल जनवरी में किया जाता है और इसे अनुसंधान कार्यकर्ताओं की वार्षिक बैठक के रूप में आयोजित किया जाता है जिससे भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिले। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी और पहला अधिवेशन भी 1914 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा को ब्राज़ील का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। इमेज में आप ये देख सकते हैं लूला डा सिल्वा की इमेज और इन्हें ब्राज़ील का 39वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है जिन्होंने रिकॉर्ड तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में अवस्थित सबसे बड़ा देश है और ये विश्व का 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। एरिया के हिसाब से अगर बात करें तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ये। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है और यहाँ के एक पोर्ट का नाम आपको याद रखना है, बंदरगाह का नाम याद रखना है, उसका नाम है सेंटोस पोर्ट। ये पोर्ट अपने कॉफ़ी निर्यात के लिए फेमस है, इसीलिए इसे कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। ये फैक्ट आप ब्राज़ील के बारे में याद रखिएगा। यहीं पर ही याद रखिएगा ब्राज़ील के उत्तर में यहाँ पर अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं
और इन्हीं अमेजन वर्षावन के बीचों बीच से अमेजन नदी प्रवाहित होती है, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलकर अटलांटिक महासागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। तो कुछ इतने फैक्ट एंड फिगर ब्राज़ील के बारे में अभी ध्यान रखिए। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के अवसर पर विदेश मंत्रालय ने किस थीम पर आधारित एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय ने सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं थीम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, नीलगिरी तहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या हैं? यहाँ पर कुछ नीलगिरी तहर के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है और बताना है नीलगिरी तहर से संबंधित निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में से कौन से सही हैं। तो इसमें अगर बात करें, पहला स्टेटमेंट है हमारा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है, नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी आबादी इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाई जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर ये कूट दिया हुआ है, पहला या दोनों सही हैं, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या ना तो एक सही ना तो दो सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीलगिरी तहर के बारे में दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसके संरक्षण के लिए अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है और इसकी सबसे बड़ी आबादी केरल के इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये नीलगिरी तहर की इमेज है और इसे लोकल में साकिन के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी तहर को लोकली साकिन के नाम से जाना जाता है। ये भेड़ या बकरी की एक प्रजाति है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, जो कि IUCN के द्वारा संकटाग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत है, EN की कैटेगरी में वर्गीकृत है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी? यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की थीम पूछी जा रही है, जिसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और इन ऑप्शन में से भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की थीम चुननी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की ये थीम थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी। भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 का डिजिटल रूप में आयोजन किया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत ने वर्ष 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया था और बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में भारत है। और भारत के अंदर भी अगर बात करें तो राजस्थान यहाँ का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है। अपने 14वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, और इसमें दिया हुआ है कि जनवरी 2023 में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको चुनना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता। ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 का मुख्य विषय था, जिसे आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपको बताना है। अभी हाल ही में सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं टॉपिक पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर, और ये एक अभियान के रूप में भी चलाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये अभियान किस से संबंधित है। ऑप्शन है अर्धसैनिक बलों से,
प्रवासी कामगारों से, कोरोना योद्धाओं से, अंतरिक्ष यात्रियों से। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें प्रवासी कामगारों से। सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं अभियान का संबंध है, जिसे विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। और अभी हाल ही में इसी थीम के साथ एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है हमारा, युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि था या थी? आपको चयन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनेटा मस्करेन हास युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि थीं और ये ऑस्ट्रेलिया की सांसद हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जनेटा मस्करेन हास से संबंधित। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। आपका उत्तर हो जाएगा इंदौर। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। ये आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ राष्ट्रीय पार्कों के बारे में भी देख लेते हैं। आपको याद रखना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये सब मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। आप ध्यान रखिएगा। 18वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको बताना है कि किस विश्वविद्यालय ने 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, आपको इनमें से चुनना है। अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। 19वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के अवसर पर किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा की है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि थे वो किस देश से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुयाना। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली 2023 में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर गुयाना की बात करें तो आप यहाँ मैप में गुयाना को एक बार देख लीजिए। इसे मैं थोड़ा एनलार्ज करता हूँ मैप को। अब देखिए दक्षिण अमेरिका का जो एकदम उत्तरी हिस्सा है, उसी उत्तरी हिस्से में यहाँ पर ये गुयाना अवस्थित है और इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चिम में वेनेजुला देश अवस्थित है, पूरब में सूरीनाम देश अवस्थित है और दक्षिण में यहाँ का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील अवस्थित है और इसके उत्तर में अंध महासागर अवस्थित है। तो सूरीनाम के बारे में इतने फैक्ट एंड फिगर आप ध्यान रखिए। यहीं के राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में अभी आए हुए हैं, जिनका नाम इरफान अली है। अगले क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। हाल ही में भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व का लोकार्पण कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा लद्दाख के हानले में भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व का लोकार्पण किया गया है। डार्क स्काई रिजर्व एक एस्ट्रो टूरिज्म का उदाहरण है। यहाँ पर आप जाके रात्रि के समय में आकाश कैसा होता है, तारे कैसे दिखाई देते हैं, आकाश कितना स्वच्छ और निर्मल हो सकता है, ये जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एस्ट्रो टूरिज्म यानी खगोल से संबंधित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख के हानले में खोला गया है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व। आप ध्यान रखिएगा। लद्दाख की बात हुई है तो यहाँ के काली गर्दन वाले सारस की अगर बात ना की जाए तो जीके या करंट अफेयर्स की तैयारी अपूर्ण रहेगी। काली गर्दन वाला सारस लद्दाख का राजकीय चिड़िया है, राजकीय पंछी है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं अपने 21वें क्वेश्चन पर और ये है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन
भारत के किस शहर में किया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया है। गुजरात की बात हुई है तो गुजरात की 3-4 प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। इसके लिए आप एक कोड याद रखिए। यहाँ की 4 नदियाँ याद रखनी हैं आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो आप याद रखिए समानता, सा मा न ता, समानता। सा से साबरमती नदी, मा से माही नदी, ना से नर्मदा नदी और ता से तापी नदी। ये इन नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। सबसे पहले साबरमती नदी, फिर माही नदी, उसके बाद नर्मदा नदी और उसके बाद तापी नदी। तो आप गुजरात की इन 4 नदियों को समानता शब्द के जरिए याद रख सकते हैं। ये सारी की सारी नदियाँ गुजरात के खंभात की खाड़ी में आके अपने जल को प्रवाहित कर देते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगर साबरमती की बात करें तो इसके किनारे सबसे इम्पोर्टेंट शहर अहमदाबाद अवस्थित है। तापी की बात करें तो इसके किनारे सबसे इम्पोर्टेंट शहर सूरत अवस्थित है। नर्मदा के किनारे भरूच शहर अवस्थित है और माही नदी के साथ वडोदरा शहर का संबंध जुड़ा हुआ है। ये इसके पास में ही अवस्थित है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे गुजरात की नदियों के बारे में, याद रखिएगा। अपने 22वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको बताना है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन किस थीम के साथ इंदौर में संपन्न हुआ है। यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के थीम को आपको चुनना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम है, आपको याद रखना है। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं और आपको बताना है कि निक्केई एशिया की हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का विश्व ऑटो बाजार में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। विश्व ऑटो बाजार में भारत जापान को पीछे हटाकर तीसरे नंबर पर आ गया है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक कारों का विक्रेता करने वाला देश भारत तीसरे नंबर पर है और सबसे अधिक कारें या ऑटोमोबाइल का विक्रय चीन में किया गया है और उसके बाद अमेरिका में और फिर तीसरे नंबर पर भारत में। 24वां क्वेश्चन आ गया। फिर सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं अभियान से संबंधित है। इस केस में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा विदेश मंत्रालय के द्वारा सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं प्रवासी कामगारों से संबंधित एक अभियान की शुरुआत की गई है। 25वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 25वां क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शन है मेघालय के उमियाम में, असम के डिब्रूगढ़ में, अरुणाचल के तेजपुर में या मणिपुर के इम्फाल में। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय के उमियाम में पूर्वोत्तर कृषि महाकुंभ 2023 का आयोजन किया गया है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मेघालय की बात हुई है तो मेघालय में एक पौधा पाया जाता है। उस पौधे का नाम है नेफेंथिस खासियाना या इसे ही पिचर पौधे के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। पिचर का मतलब होता है घड़ा। तो इसकी पत्तियां आप लोग देख रहे होंगे घड़े के समान है और ये पौधा कीड़े खाने वाला पौधा है। कोई भी कीड़ा अगर इसके पास आता है तो इसका ये जो आप घड़े नुमा मुँह देख रहे हैं इसके अंदर अगर वो जाता है तो ये ऊपर से आप जो देख रहे हैं इस ढक्कन को ये बंद कर देता है और अंदर ही अंदर उस कीड़े को पचा लेता है, अपने रस के द्वारा उसे खा जाता है। तो आपको पिचर प्लांट के बारे में याद रखना है। इसका नाम है नेफेंथिस खासियाना। ये मेघालय के खासी की पहाड़ियों पर पाया जाता है और IUCN द्वारा इसे संकटाग्रस्त श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है। EN श्रेणी के तहत इसे वर्गीकृत किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। यूपी PCS ने इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पिचर का पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो आप ये मेघालय याद रखिएगा और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन मेघालय के किस शहर में हुआ है। तो उमियाम में हुआ है, ये याद रखिएगा। अपने 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। 26वां क्वेश्चन भी है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से संबंधित। इसमें पूछा जा रहा है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि था या थी?
तो यहाँ पर बताना है मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये गुयाना देश के राष्ट्रपति हैं। अभी हमने पीछे भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, वहाँ पर पूछा था कि 17वें प्रवासी दिवस में जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं उनका संबंध किस देश से है, तो गुयाना देश से संबंधित है और उनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। 27वें क्वेश्चन पे आए तो इसमें पूछा गया है कि एस्ट्रो टूरिज्म स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है दिल्ली में, जयपुर में, हानले में या जम्मू में। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा एस्ट्रो टूरिज्म स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन दिल्ली में संपन्न हुआ है और इसे इंडिया गेट के सामने किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 28वां क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये है डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर में डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का आयोजन प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के साथ साथ किया गया है। 29वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 29वां क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस विषय के तहत किया गया है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इस थीम के साथ प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी 2023 का आयोजन इंदौर में किया गया है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आज के आखिरी क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग और ये क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से कौन विशेष अतिथि था या थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मुख्य अतिथि नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में विशेष अतिथि कौन था, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के विशेष अतिथि थे, ये ध्यान दीजिएगा। यहीं पर ही कुछ फैक्ट एंड फिगर क्लियर कर देते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में आपको विशेष अतिथि के बारे में याद रखना है और मुख्य अतिथि के बारे में याद रखना है, ये ध्यान दीजिएगा। विशेष अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे और मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली थे। मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं और चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। ये दोनों दक्षिण अमेरिका के देश हैं और इन्हीं दक्षिण अमेरिका के देश के दोनों राष्ट्रपतियों को इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में बुलाया गया है। मोहम्मद इरफान अली ये मुख्य अतिथि थे, ये गुयाना के हैं, और चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये विशेष अतिथि थे, ये सूरीनाम के हैं। इन दोनों का नाम याद रखना है और उसके साथ ही साथ जनेटा मैस्करेन हास की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की थी। इन्हें युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। यहाँ पे युवा हैं, ये युवा भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन में ये मुख्य अतिथि थी। तो ये 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है। इस ऑप्शन में ये जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है शिवा चौहान, तो ये हाल ही में सुर्खियों में रही थी क्योंकि इन्हें सियाचिन में नियुक्त किया गया है और ऐसी नियुक्ति पाने वाली ये पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें सियाचिन में नियुक्त किया गया है। कैप्टन शिवा चौहान इनका पूरा नाम है, तो आप ये याद रखिएगा। तो ये रहे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की पहली सीरीज। इसी सीरीज को हम आगे जारी रखेंगे और विशेषकर यूपीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि 14 मई को आयोजित होना है, उसके 1 महीने तक अर्थात 14 अप्रैल तक ये सीरीज चलती रहेगी और इसमें जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम रहेंगे दिसंबर 2022 से 14 अप्रैल 2023 तक के, उनके लिए करंट अफेयर्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, करंट अफेयर्स MCQs का संकलन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो को भी देखें। वहाँ पर हम डिटेल्ड में टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स से संबंधित हो या स्टैटिक जीके से संबंधित हो, वहीं पर टॉपिक के साथ ही साथ पढ़ लेते हैं। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम करंट अफेयर्स के साथ ही साथ जो हमारे इम्पॉर्टेंट
स्टैटिक जीके है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसे भी एक बार रिवाइज कर लें। इससे पेपर के समय में करंट अफेयर्स के साथ ही साथ स्टैटिक जीके पढ़ने का बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो ये रहा आज का पहला MCQ का पार्ट। आगे और भी पार्ट आते रहेंगे और ये रोज़ नहीं आएंगे, 7-8 दिनों के अंतराल पर इस सीरीज़ को मैं जारी रखूँगा और ये 14 अप्रैल 2023 तक सीरीज़ जारी रहेगी। सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। फिर अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।